जी, नमस्कार। मैं इंजिली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चलिए आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे एमएनएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचओ का एग्ज़ाम हो, चाहे नॉटसेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन्स आज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कि यू आर द नर्सिंग ऑफिसर। एक आप क्या हो, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हो, वर्किंग कर रहे हो आईसीयू के अंदर। एक आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, एंड यूर पेशेंट टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि आपका आप एक क्या हो। देखो क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, क्या देनी है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, कहाँ काम कर रहे हो, अपने आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया कि किसी को पेशेंट को अपने जो आपको जो पेशेंट अलॉट हुआ है, आपका जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, उसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया लेकिन उससे पहले आपको क्या नहीं था, उसको टेम्परेचर नहीं था, लेकिन अभी उसको टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। तो आपको कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपको करना है? क्या आप इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर को, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दोगे, क्या कंटिन्यू करोगे ट्रांसफ्यूजन को, या नन ऑफ देम, कुछ नहीं करोगे? क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देंगे। देखो आंसर सारे ही ठीक हैं। आप कुछ भी काम करोगे वो बेटर होगा पेशेंट के लिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है कि कंटिन्यू ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है। ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है कि हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको कंटिन्यू करना है ट्रांसफ्यूजन को। आप दोनों काम करोगे, दोनों कामों में से कहीं न कहीं पेशेंट के लिए बेनिफिट है। सबसे पहला काम आप जो कर सकते हो वो करोगे। क्या कर सकते हो बताएँगे फटाफट से? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन प्रायोरिटी को निकालना बहुत टफ बात होती है थोड़ा सा। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन एग्जाम के अंदर। तो कॉमन सेंस अगर किसी बच्चे के अंदर है, उन्होंने बहुत बार क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, कई हॉस्पिटल्स में काम करा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है उनके लिए। देखो सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि कभी भी जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, कभी भी ये जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले 5 मिनट पहले क्या करते हैं, हम पेशेंट के वाइटल्स का चेक करते हैं, पेशेंट के वाइटल्स को चेक करते हैं। वाइटल्स में हम क्या आता है कि सर टीपीआर बीपी को चेक करते हैं कि कहीं उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं है, कि कहीं उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं है। पल्स को चेक करेंगे कि कहीं उसको टैकीकार्डिया तो नहीं है, टैकीकार्डिया तो नहीं है, कहीं रेस्पिरेशन टैकिपनिया या ब्रेडिपनिया तो नहीं हो रहा है, क्या बीपी उसका कम या लोअर साइड या बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सपोज़ दैट आपने किसी पेशेंट का आपने टेम्परेचर देखा और टेम्परेचर कितना आया, सी सर 100 टेम्परेचर आया। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि पेशेंट का टेम्परेचर 100 है, क्या मैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ? तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसका कारण क्या है कि 100 टेम्परेचर पे हम क्या नहीं करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्वेश्चन ये पूछता है। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन से क्या कह रहे हैं कि अक्सर 100 अगर फीवर किसी का ऑलरेडी है, ठीक है? अगर किसी को फीवर किसी और कारणवश आ रहा है और आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा दिया, या उसने आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चढ़ा दिया, मतलब कि आपने उसको क्या दे दिया, ब्लड दे दिया। तो आपको क्या लगेगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये ब्लड की रिएक्शन चल रही है या फिर किसी और कारण से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ब्लड से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम पहले ही सबसाइड करके चलते हैं कि अगर टेम्परेचर आ रहा है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है पेशेंट को। नहीं तो अगर पेशेंट को सपोज दैट कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया, या ब्लड खराब था जो आपने चढ़ा दिया पेशेंट को, या ब्लड कोई और दूसरी ब्लड ग्रुप का था जो आपने पेशेंट को चढ़ा दिया, उसके अंदर रिएक्शंस हो जाएंगी, और रिएक्शन का आपको पता नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि पहले से ही टेम्परेचर था पेशेंट को, तो और अभी भी क्या हुआ, उसी कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ब्लड की कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बच्चों, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने से पहले वाइटल्स को चेक किया जाता है। वाइटल्स को, अगर आपके वाइटल्स सब ठीक हैं, तो ही आप क्या कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को चढ़ा सकते हो। क्योंकि क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन खराब होती है, या पेशेंट ट्रैकिपनिया में जाता है या ब्रेडिपनिया में जाता है, या टैकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलता है, तो वो किसके कारण की वजह से देखने को मिलता है बच्चों?
ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से देखने को मिलता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा कि भाई हमने ब्लड को देने से पहले तो हमने देखा था कि ब्लड जो हमारा टैकीकार्डिया तो सेटल था, हमारा टैकीकार्डिया तो नहीं था पेशेंट को, लेकिन ब्लड ब्लड देने के बाद टैकीकार्डिया हो गया है पेशेंट को। इसका मतलब सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिल रही है कि भैया क्या देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई कंडीशन ब्लड से रिलेटेड देखने को मिल रही है। इसीलिए हमें क्या करना है कि वाइटल्स को चेक करते रहना है और हमें कम से कम जब ब्लड चढ़ाते हैं तो 15 मिनट तक हमें पेशेंट के पास रखना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कितने समय तक आपको कहाँ रखना है, पेशेंट के पास रखना है, कि सर 15 मिनट तक हमें पूरा कहाँ रखना होता है, पेशेंट के पास ही रुकना होता है, ताकि अगर कोई भी कंडीशन उसको लगे या एलर्जिक रिएक्शन उसको हो जाती है तो उस कंडीशन के दौरान हम उसके साथ खड़े रहें और उसको ट्रीट कर सकें। आगे बात समझ में। तो सबसे पहली बात आपको यही समझनी है कि बच्चों, अगर किसी पेशेंट का ब्लड आप चढ़ाते वक्त उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, जो ट्रांसफ्यूजन जा रहा है उसको बंद कर देना है। स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो आपने जो गया वो तो गया, अब नहीं जाना चाहिए, अब आगे उसको नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। सबसे पहला काम हमें स्टॉप करना है, दूसरा काम हमें इन्फॉर्म करना है। प्रायोरिटी क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, कि आप एलिमिनेशन मेथड को अपना लो। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि सारे गलत जो आंसर्स थे उसको आपने निकाल दिया। उसको आपने निकाल दिया और निकालते ही आपका जो क्वेश्चन होगा वो पेशेंट की प्रायोरिटी के लिए होना चाहिए, पेशेंट के हित में होना चाहिए। आपका जो उत्तर होगा वो पेशेंट के हित में होना चाहिए। आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा, हमेशा सही जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना इस चीज का। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज टू द पेशेंट। कितने एमएल यूनिट्स की हम बात करते हैं कि कितनी यूनिट्स उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। देखो मैसिव का मतलब क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पे, कि उसको बहुत सारी यूनिट्स हमें चढ़ानी है। एक पेशेंट आपके पास आया, आप क्या कर रहे हो, इमरजेंसी में काम कर रहे हो। सपोज दैट आप इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अंदर आप काम कर रहे हो। आपकी न्यू अपनी नौकरी लग गई है और नौकरी के अंदर आपको ट्रॉमा सेंटर अलॉट हुआ है, और ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी आपको इमरजेंसी के अंदर काम करने का मौका मिला है कि ठीक है भैया, आपको इमरजेंसी के अंदर आपकी पहली ड्यूटी है। ठीक है। अब जब आपके पास पहली बार कोई पेशेंट आएगा, जब आपके पास कोई पहली बार पेशेंट आता है, तो पहली बार जब पेशेंट आया तो उसका जो 50% जो ब्लड था वो लॉस हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ था उसका और 50% उसका क्या हुआ है, ब्लड लॉस हो गया है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना होता है कि सर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। क्या करना होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। मैसिव का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी और बड़े पैमाने पे करना होता है, बहुत सारी यूनिट्स को इसके अंदर ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो कितनी यूनिट्स का ट्रांसफ्यूज करना होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, तो बताएंगे मेरे को फटाफट से। क्या 2 यूनिट को हम बोल सकते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या हम 2 को बोल सकते हैं, 4 को बोल सकते हैं, या 5 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने को बोल सकते हैं, या 10 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने को बोल सकते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इजी भी है। अगर आपने मेरा ऑनलाइन लेक्चर लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, बहुत दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नॉट सेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे सीएचओ के एग्जाम हो। आजकल सीएचओ के एग्जाम भी बहुत अपडेट आने लगे हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है और इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आजकल वही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, मेरे को आंसर देंगे कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत बड़े पैमाने पे हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना 2 करेंगे, ना 4 करेंगे, ना 5 करेंगे, यहाँ पे सीधा 10 यूनिट का ट्रांसफ्यूज हम करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमें क्या करना होता है कि सर 10 यूनिट की हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, या फिर हम 50% क्या कर देते हैं, 50% उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 50% का मतलब क्या हो गया, कि सर आपने बताया था कि 6 लीटर हमारे अंदर खून होता है, कि 6 लीटर एक अडल्ट के अंदर खून होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 लीटर हमें क्या कर देना है, उसको ट्रांसफ्यूज कर देना है, क्योंकि 3 लीटर तो उसका निकल चुका है, नहीं नहीं निकल चुका, कि सर बिल्कुल निकल चुका है। और 10 यूनिट का मतलब भी कितना हो गया सर, 3500 ml हो गया।
वाई नहीं हुआ बच्चों कि सर 350 ml होता है एक यूनिट के अंदर, 350 ml एक यूनिट के अंदर होता है, तो 10 यूनिट के अंदर 3500 ml आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा बच्चों? बहुत बढ़िया मिलेगा सर, मिलेगा बिल्कुल। तो आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में समझ में आया। और जब भी आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंतर्गत कि जब भी आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो आपको क्या आपके पास रखना होता है, तो कैप्ट इनसाइड, क्या आप पास में रखोगे? तो भैया आपको बताना है कि सर ब्लड वार्मर को हमें रखना होता है, कि सर ब्लड वार्मर बैग को हमें रखना होता है, कि सर ब्लड वार्मर बॉग ब्लड वार्मर बैग क्या होता है, कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, तो इसका नाम क्या है कि ब्लड को वार्म करने वाला एक थैला, एक बैग, उसको कहते हैं ब्लड वार्मर बैग। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब आपको ब्लड आपको 10 यूनिट ब्लड चढ़ाना है भैया, बिल्कुल चढ़ाना है। ये यहाँ पे अब रूल्स फॉलो नहीं होंगे, यहाँ पे 10 यूनिट वाले रूल्स फॉलो नहीं होंगे कि आपको क्या करना है, इसको आधे घंटे के अंदर चढ़ाना है या 4 घंटे के अंदर अंदर चढ़ा देना है, इसको ही नहीं चढ़ाते। यहाँ पे फास्ट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है बच्चों। और यहाँ पे जैसे ही आप ब्लड बैंक से ब्लड लेके आते हो तो सारे ब्लड को कहाँ रखते हो? ब्लड वार्मर के अंदर रखते हो। उनको क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए, रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है कि आपने उसको ब्लैंकेट के अंदर घुसा दिया, पेशेंट के पास में रख दिया, या आपने किसी कपड़े के अंदर उसको रख दिया वार्म करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने पास ब्लड वार्मर बैग को हमेशा रखना है और उसी से आपको वार्म करना है और तुरंत के तुरंत फास्ट आपको क्या कर देना है? ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देना है। कभी-कभी तो ऐसा भी करते हैं कि 2-2 उसको कैनुला लगा दिए जाते हैं। बोर कैनुलास जो होते हैं, ग्रीन वाले जो कैनुलास होते हैं या व्हाइट कलर के जो कैनुलास होते हैं, ग्रे कलर के जो कैनुलास होते हैं, उनको पेशेंट की बॉडी में लगा दिया जाता है और उसको जल्दी-जल्दी ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ताकि उसको हम जान को बचा सकें, ताकि हम उसके जो फ्लूइड को रिप्लेसमेंट कर सकें। आ गई आपको बात समझ में? तो 10 यूनिट का ट्रांसफ्यूजन करना या 50% ऑफ ब्लड का क्या कर देना, ट्रांसफ्यूज करना, क्या कहलाता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। आगे बात समझ में भैया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएंगे क्वेश्चन का आंसर कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन कौन की हो सकती हैं? क्या सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है? देखो ये चारों जो है, ये चारों जो हैं वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड है, कि ये सारी चारों जो कंडीशंस हैं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड की। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये क्या पूछी गई है कि यहाँ पे सिर्फ हमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन के बारे में पूछा गया है बच्चों, कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है। तो आपको सिर्फ मोस्ट कॉमन के बारे में बताना है, आपको सिर्फ मोस्ट कॉमन के बारे में बताना है, ना कि इधर उधर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना है। मोस्ट कॉमन इन द सेंस कि ये तो होनी ही होनी है, ये तो होनी ही होनी है, कि ये तो जनरली 100 पेशेंट की बात करें तो 90 पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। देखो सर्कुलेटरी ओवरलोड जो होता है वो किसके कारण से होता है? ये होता है फास्ट ट्रांसफ्यूजन के कारण। क्या होता है? फास्ट ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। हाइपर कैलेमिया की बात करें तो हाइपर कैलेमिया जो होता है वो ओल्ड ब्लड के अंदर होता है। किसके अंदर? कि सर उस ब्लड को रखे हुए 45 दिन हो गए हैं या फिर रखे हुए 35 डेज हो गए हैं, उस ब्लड को रखे हुए 35 दिन से ज़्यादा हो गए हैं या 30 दिन हो गए हैं या 28 दिन हो गए हैं, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाई जाती हैं सर? सेल्स पाई जाती हैं, और सेल्स के अंदर कौन सा आयरन होता है, कौन सा आयन होता है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहाँ से सेल्स जो होती हैं वो डेड सेल्स हो जाती हैं, कुछ दिनों के बाद उनसे क्या निकलता है? वहाँ से पोटेशियम बाहर निकलता रहता है, और जैसे ही पेशेंट को चढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है सर? हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। आगे बात समझें। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? कि सर सेप्टिसीमिया तो तभी होगा जब पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय स्टेरिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, या फिर हमें क्या करना है कि आपने 4 घंटे से ज़्यादा ब्लड को चढ़ा दिया है, या फिर आपने बहुत देर से उसको ब्लड चढ़ा रहे हो या 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्हीं पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या आपने क्या नहीं किया है? ग्लव्स नहीं पहने हैं, अनस्टेराइल तरीके से आपने ब्लड को चढ़ाया है, उस कंडीशन के अंदर भी सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है कि सर नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन का मतलब क्या है? उसका आंसर मेरे को देंगे। देखो सबसे जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो हमारा देखने को मिलता है बच्चों
ये हमारा आंसर देखने को मिलता है कि नॉन हीमोलाइटिक फेब्राइल रिएक्शन जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, ये हमारा मोस्ट कॉमन देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में कि मोस्ट कॉमन कैसा होता है, देखो नॉन हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि विदाउट आरबीसी डिस्ट्रक्शन। नॉन का मतलब क्या है कि विदाउट आरबीसी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब कि आरबीसी का टूटना हीमोलाइटिक कहलाता है, लेकिन नॉन हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि बिना आरबीसी टूटे हुए। फिब्राइल रिएक्शन का होना, फिब्राइल का मतलब होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन ये देखने को मिले तो आपको आंसर टिक करना है। कौन सा करना है बच्चों, नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन आपको टिक कर देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि व्हाट इज द स्टोरेज टाइम ऑफ हेपेरिन यूज्ड ब्लड। हेपेरिन यूज्ड ब्लड का स्टोरेज टाइम क्या होता है। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हेपेरिन यूज्ड ब्लड क्या होता है। कि भैया हेपेरिन यूज जो ब्लड होता है इसका यूज किया जाता है मोस्टली इन्फेंट के अंदर। जो बच्चे होते हैं ना उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है हेपेरिन यूज ब्लड। हेपेरिन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हेपेरिन को मिक्स कर दिया जाता है, करते हैं नहीं करते, हेपेरिन से होके निकाला जाता है, उसको कहते हैं हेपेरिन यूज्ड ब्लड। कि ये किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट हाइपो कैल्सीमिया। कि सर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। जैसे ही हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है वैसे ही हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल ब्लड लगाते हो किसी भी पेशेंट को, अगर आपने किसी भी पेशेंट को नॉर्मल ब्लड लगाया है तो आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट वैल्यू होती है। लेकिन आप अगर हिपेरिन यूज ब्लड का यूज करते हो तो इसके अंदर सिट्रेट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए हम बच्चे को हाइपोकैल्सीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया अगर एक बार बच्चे को हो गया तो रिकवर होना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है और हम कह सकते हैं कि उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए इन्फेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हेपेरिन यूज्ड ब्लड का यूज़ करते हैं। और इसका जो स्टोरेज टाइम होता है वो मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब होता है कि इसको 8 घंटे तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कर सके रख सकते हैं। ज़्यादा दिन तक हम इसको, ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा दिन तक हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। हेपेरिन यूज्ड जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, व्हाट इज द स्टोरेज टाइम ऑफ द हेपेरिन यूज्ड ब्लड। आपको चीज़ों का याद रखना है कि सर किसके प्रिवेंट करने के लिए रखते हैं, कि सर 8 घंटे के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर इसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए सक्षम होता है। और क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट वैल्यू नहीं होती है और इन्फेंट के अंदर ही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों। बहुत बढ़िया, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, ए पेशेंट हैव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड शो द सिम्टम सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम शो कर रहा है भैया। एंड व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी अगर ओवरलोड का मतलब क्या कह रहा है कि आपने उसकी ब्लड के अंदर आपने क्या किया, उसको ब्लड को फास्ट आपको क्या दे दिया, उसने ब्लड दे दिया। किसी भी नर्सिंग ऑफिसर ने उसको फास्ट क्या दे रहे हो, उसको आप उसको ब्लड दे रहे हो, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। कि भैया ट्रैकीकार्डिया हो गया पेशेंट को, ट्रैकीकार्डिया हो गया, या फिर हम कह सकते हैं टैकिप्निया हो गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं हमारे लाइव लेक्चर के अंदर। आप मेरे चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे लाइव करके एक क्वेश्चंस होते हैं या प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको डिटेल में लेक्चर देखने को मिलेगा कि सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर कौन-कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अगर पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रखा है तो आपका इंटरवेंशन क्या होगा।
सबसे पहला काम क्या करोगे, आप किसी पेशेंट को फास्ट ब्लड चढ़ा रहे हो तो उसके अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी कंडीशन में अगर आपसे बात करता हूँ कि क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे, क्या आप इसको बंद कर दोगे? क्या आप जो ब्लड जा रहा है उसको बंद कर दोगे? कि सर हम उसको बंद क्यों करेंगे? उसको टैकीकार्डिया ही तो हुआ है, उसको टैकीकार्डिया ही तो हुआ है, कि फीवर तो नहीं आया है? कि नहीं आया सर। कि सर हम उसको क्या नहीं करेंगे? उसको बंद नहीं करेंगे। क्या हम उसको इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को? कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देंगे या फिर क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे। अगर उसको फास्ट दे रहे हैं तो उसको स्लो कर देंगे, और स्लो करने के ऊपर उसको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो कंडीशंस उसकी जो वर्स हो रखी थी, ट्रैकीकार्डिया हो रखा था, वो सेटल हो जाएगा, वो नॉर्मल आ जाएगा। आगे बात समझ में, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्लो कर देना है ट्रांसफ्यूजन को। उसके बाद ही हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उसको 45 डिग्री की पोजीशन हमें दे देनी है। आगे बात समझ में, क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? 45 डिग्री का जो एंगल होता है वहां पे कौन सी पोजीशन देखी जाती है, फटाफट से बताएंगे। देखो, एक कंडीशन होती है सेमी फाउलर, एक होती है सेमी फाउलर, एक होती है फाउलर, एक होती है हाई फाउलर। जो सेमी फाउलर होती है वो 30 से 45 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है, और 45 से 60 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है, और 90 डिग्री पे एंगल पे कौन सी देखी जाती है? कौन सी देखी जाती है बच्चों? 90 डिग्री के एंगल पे हाई फाउलर्स पोजीशन देखी जाती है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कट समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जितने भी क्वेश्चंस मैं आज मैं ये प्रायोरिटी वाले बता रहा हूँ आपको, ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सीधे मेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। नॉर्थ के जो मेंस एग्जाम होने वाला है उनके अंदर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, एंटीडोट फॉर हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एंटीडोट हिपेरिन का क्या होता है, कि सर प्रोटामाइन सल्फेट होता है। लेकिन विटामिन के का क्या होता है? कि सर विटामिन के का जो एंटीडोट होता है वो वॉरफेरिन होता है। क्या होता है? कि सर वॉरफेरिन होता है। दोनों क्वेश्चन आपको गांठ बांध लेनी है, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? कि सर प्रोटामाइन सल्फेट होता है। कि आप कैसे याद रखो कि सर एच का हिपेरिन, हिपेरिन का एच और प्रोटामाइन का पी, तो जो एचपी के पेट्रोल पंप होते हैं ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उससे आप याद रख सकते हो कि सर एचपी, एचपी का मतलब क्या होता है? कि सर हिपेरिन, हिपेरिन का मतलब एच फोर हिपेरिन और पी फोर प्रोटामाइन सल्फेट। तो हिपेरिन का मतलब क्या होगा? एंटीडोट होगा प्रोटामाइन सल्फेट का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने भी ऐसे ही याद किया है इसको। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है, आईडी जो अपन लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, उनका एंगल कौन सा देखा गया है? कौन सा एंगल देखने को मिलता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन का? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट विच एंगल? कौन से एंगल पे दिया जाता है? देखो, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एक होता है हमारा इंट्राडर्मल होता है, एक होता है आईवी होता है, एक होता है आईएम होता है, एक होता है एससी होता है। ये सारे एंगल्स बहुत मायने रखते हैं अपनी एग्जाम्स के दृष्टि से, तो सभी एंगल्स का अलग अलग होना बहुत जरूरी होता है। देखो, इंट्राडर्मल जो होता है बच्चों, वो 10 से 15 डिग्री के एंगल पे देखा जाता है। सब इंजेक्शंस को लिख लेंगे आप कि इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो 10 से 15 डिग्री के एंगल पे देखा जाता है, और जो आईवी होता है वो 20 से 25 डिग्री के एंगल पे देखा जाता है। 25 डिग्री भी आप लिख सकते हो। 20 से 25 डिग्री पे कौन सा देखा जाता है? आईवी देखा जाता है। और आईएम जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे देखा जाता है बच्चों। और जो एससी होता है, एससी का मतलब होता है सबकोटेनियस। सबकोटेनियस कौन सी नंबर पे देखा जाता है? कि सर 30 टू 45, या फिर आप 45 भी सीधा लिख सकते हो कि 45 डिग्री के जो एंगल पे लगाया जाता है इंजेक्शन, उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ की जो हम बात करेंगे इंटरडर्मल की, वो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों? वो हमारा 15 डिग्री आंसर यहाँ पे जाने वाला है। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की बातों में किसी को कोई डाउट है? जी सर, बिल्कुल नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द मेडिकल टर्म इज यूज्ड फॉर सॉलिड ड्रग, सॉलिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द बॉडी कैविटी? भैया, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि आपने क्या करना है, उसकी टर्म को बताना है, मेडिकल टर्म को बताना है कि आपने एक सॉलिड ड्रग, एक दवाई आपने क्या की है, बॉडी कैविटी के अंदर रखी हुई है।
कि आपने एक बॉडी कैविटी के अंदर एक टैबलेट को रख दिया है, उसको क्या कहते हैं? क्या इंस्टिलेशन कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे, इंसब्लेशन कहेंगे या इम्प्लांटेशन कहेंगे? बहुत ईजी तरीका है, बताएंगे फटाफट से, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। चाहे का आंसर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है बच्चों? क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर मेरे को बताएंगे। देखो सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं कि सर इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी ईयर ड्रॉप को बिटवीन द कैविटी आपने छोड़ दिया है, या फिर आपने क्या किया है, बॉडी कैविटी को आपने किसकी लिक्विड फॉर्म में या वेपर फॉर्म में आपने क्या किया है, उसको क्या किया है, इंस्टील कर दिया है, उसको कहते हैं इंस्टीलेशन। मतलब कि ईयर ड्रॉप का एग्जांपल हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, आई ड्रॉप का एग्जांपल हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्टीलेशन। और जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपने क्या किया है, किसी भी बॉडी कैविटी के अंदर सॉलिड ड्रग को रख दिया है। मतलब कि इसका जो आंसर जाने वाला है वो कौन सा जाने वाला है बच्चों? इंसर्शन यहाँ पे जाने वाला है। अगर मैं तीसरे की बात करूं कि इंसफरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सर इंसफरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पाउडर फॉर्म में जो हमारी ड्रग्स आती हैं, कि जो भी पाउडर फॉर्म में ड्रग्स आती हैं उनको हमारी बॉडी पे रगड़ लेना। इंसफलेशन का मतलब है कि पाउडर फॉर्म में या जेली फॉर्म में या ट्यूब फॉर्म में जो ड्रग्स आती हैं उनको हमारी बॉडी के ऊपर रब करना क्या कहलाता है? इंसफलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसफलेशन कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम बात करें कि नॉर इम्प्लांट, या फिर हम बात करते हैं किसकी, इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, कि आपने किसी भी सॉलिड ड्रग को बिटवीन द टिश्यूज, कि टिश्यूज के बीच में जाके इम्प्लांट कर दिया है। किसी भी चीज को आपको इम्प्लांट कर देना, जैसे कि नॉर इम्प्लांट होता है। नॉर इम्प्लांट जैसे ही आप गूगल पे डालोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि नॉर इम्प्लांट क्या होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब आपको समझना है कि बिटवीन द टिश्यूज के अंदर आपने जाके डाल दिया है किसी भी चीज को। या फिर इंसफलेशन का मतलब समझना है कि पाउडर फॉर्म या जेली फॉर्म में कोई दवाई है जो कि आपने क्या हुआ, फोड़ा फुंसी हुआ, वहां पे लगा ली, उसको कहते हैं इंसफलेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, इंसर्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को, जैसे कि सपोजिटरीज की हम बात करते हैं, कि आपने टैबलेट्स की, जो एनल टैबलेट्स होती हैं, वेजाइनल टैबलेट जो होती हैं, उनको आपने क्या रख दिया है, कैविटी के अंदर रख दिया है। सॉलिड ड्रग होती है, उसको आपने कैविटी के अंदर रख दिया है, उसको क्या दिया हमने, इंसर्शन। और तीसरी बात हमने करी, चौथी बात हमने करी, इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि एयर ड्रॉप को कहाँ डाल देना, कान के अंदर डाल देना, इंस्टिलेशन कहलाता है। तो यहाँ तक की बातों में किसी को डाउट है बच्चों? अगर यहाँ तक की बात में किसी को डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे, और जितने भी हमारे सपोर्टिव नंबर्स हैं वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ लेंगे, या फिर कॉल करके भी आप सीधा पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या कहता है, कि मेडिकेशन यूज्ड फॉर द नोजिया वॉमिटिंग इज नोन एज, कि नोजिया वॉमिटिंग के अंदर यूज होने वाली कौन सी ड्रग होती है? एंटीपायरेटिक्स होती है, एनाल्जेसिक्स होती है, एंटीबॉडीज होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, या फिर एंटीएमेटिक्स होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या है। देखो पायरेक्सिया आपने नाम सुना होगा कि सर हाइपर पायरेक्सिया का नाम सुना होगा, हाइपोपायरेक्सिया का नाम सुना होगा। सुना है नहीं सुना बच्चों? कि सर बिल्कुल सुना है। पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है सर? हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है कि 105 डिग्री का बुखार हो जाना। कितना हो जाना बुखार? 105 डिग्री का हो जाना। तो 105 डिग्री का, इसका मतलब कि बुखार में काम आने वाली दवाइयाँ। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, क्या हो जाना, अगेंस्ट हो जाना, किसी भी चीज के अगेंस्ट होना। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, किसी को बुखार हुआ तो उसको कौन सी दवाइयाँ देते हैं? एंटीपायरेटिक्स। मतलब पायरेटिक्स के खिलाफ उसको दवाई देनी पड़ेगी, तभी उसका क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसका बुखार सबसाइड आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी पायरेक्सिया, जो पायरेटिक्स ड्रग होती हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग होती हैं, वो बुखार के अंदर काम में आती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नोजिया वोमिटिंग, मतलब कि नोजिया या उल्टी, उल्टी के अंदर जो उल्टी की फीलिंग होती है उसको कहते हैं नोजिया, और उल्टी कर देना उसको कहते हैं वॉमिटिंग। तो इनके अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? कि भैया एंटीपायरेटिक्स तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये बुखार के लिए होती है। एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन के अंदर दी जाने वाली दवाइयाँ।
कि दर्द हो रहा है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं किसके अंदर, की दर्द दर्द के अंदर दी जाने वाली दवाइयाँ एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं। टू रिड्यूस द पेन, इसका काम होता है, इसका काम होता है टू रिड्यूस द पेन, कि पेन को कम करने वाली दवाइयां कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, टू किल द बैक्टीरिया, या फिर हम कह सकते हैं टू रिड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टू रिड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने वाली दवाइयां क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अब बचा कौन सा भैया, कि एंटी एमेटिक्स दवाइयां होती हैं, कि एंटी एमेटिक्स जो दवाइयां होती हैं वो किसके लिए यूज होती हैं बच्चों, वो किसके लिए यूज होती हैं, हमारे नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज होती हैं। तो हमारा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। अगर मैं आपसे बात करूं कि मोस्ट कॉमन कौन सी दवाई होती है जो कि वॉमिटिंग के अंदर या नोजिया वॉमिटिंग के अंदर यूज होती है, तो आपको बता देना है ऑन्डेंसेट्रॉन जो दवाई होती है बच्चों, ऑन्डेंसेट्रॉन जो दवाई होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है किसके अंदर, हमारे इंडिया के अंदर या नोजिया वॉमिटिंग के अंदर। नोजिया वॉमिटिंग के अंदर मोस्ट कॉमन दवाई कौन सी यूज होती है, एंटीएमेटिक मोस्ट कॉमन दवाई कौन सी होती है, तो आपको बता देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन्डेंसेट्रॉन जो दवाई होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या कहता है, द अप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन, कि इंसुलिन के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट निडल आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि अप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। देखो इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है वो किस रूट पे लगाया जाता है बच्चों, वो किस पे लगाते हैं, इंसुलिन किसको लगाते हैं, कि जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, इंसुलिन का यूज करते हैं। बहुत टाइप की इंसुलिन होती है, मैं आपको इंसुलिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि रेगुलर इंसुलिन होती है, लेंटस होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो ब्लड ग्लूकोज जो इंसुलिन लगाने का तरीका होता है वो कौन से एंगल पे लगाते हैं, कि सर सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, कि सर कह सकते हैं कि अराउंड कि अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के अंदर मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है, कि सर ये तो हमारा अम्बलाइकस है और इसके 4 उंगली ऊपर, या हम कह सकते हैं कि 4 उंगली ऊपर, 4 उंगली ऊपर आप कहीं भी किसी भी एंगल में आप लगा सकते हो बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, बेटर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज का जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। और क्यों लगाते हैं, जिस पेशेंट को डायबिटीज होती है उनके अंदर इंसुलिन का यूज किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन सिरिंज कौन सी यूज करेंगे, जो निडल होगी इंसुलिन की उसका साइज कितना होगा। उसका साइज बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जितनी उसकी फाइन निडल देखने को मिलेगी, जितनी बड़ी उसकी निडल देखने को मिलेगी उसको कहते हैं फाइन। इसका इसका मतलब कि उसके नंबर भी बहुत ज्यादा होंगे। जैसे ही कैनुला होता है ना, जैसे भैया कैनुला होता है कि सर 16 का ज्यादा बड़ा होता है या 24 का बड़ा होता है, कि सर 24 का क्या होता है, छोटा होता है, और 16 का क्या होता है, बड़ा होता है नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी देखने को मिलती है, कि सर 25 गेज की 5/8 इंच वाली लॉन्ग निडल आती है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, इंसुलिन को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब कि ये जो निडल होती है इसको पूरा के पूरा इंसर्ट किया जाता है। इसको पूरा इंसर्ट हम कर देते हैं कहाँ पे, हमारे टिश्यूज के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ बनी हुई होती है इंसुलिन के लिए। इसको सिर्फ किसके लिए बनी हुई होती है बच्चों, इंसुलिन के लिए ही बनी हुई होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। एक होता है इंसुलिन पेन, एक इंसुलिन पेन का भी यूज किया जाता है आजकल। इंसुलिन पेन जो होता है ना, एक पेन टाइप का होता है, उसमें पीछे एक क्या होता है, डोज डायलर होता है। डोज डायलर को हम क्या करते हैं, दबाते हैं और क्या करते हैं, उससे क्या निकलता है यहाँ से, उससे
उसकी निडल होती है बहुत पतली सी फाइन निडल होती है, उसको हम 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लगा देते हैं और स्ट्रेट लगा के उसको पुश कर देते हैं और इंसुलिन अंदर चली जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ द आईएम। आईएम की प्रेफर्ड साइट कौन सी है इन्फेंट के अंदर? कि भैया इन्फेंट क्या होता है कि सर लेस देन 1 ईयर, कि 1 साल से छोटा बच्चा या 1 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। तो इन्फेंट के अंदर आईएम इंजेक्शन आपको लगाना है तो कौन सी साइट को हम मानेंगे? कौन सी साइट आपको माननी पड़ेगी कि ये साइट इसके लिए बेटर है? डेल्टॉइड मसल होती है, रेक्टस फीमोरलिस होती है, रेक्टस फीमोरस होती है, वेस्टस लैटरलिस होती है, वेंट्रोकुलेटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। सबको पता है कि जो वेस्टस लैटरलिस होती है ये मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? ये बच्चों की जो थाइज होती है ना, ये बच्चों की जो थाइज होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहली मैं आपसे बात करी। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, डेल्टॉइड जो मसल होती है हमारी, हमारे जो बाजुओं पे देखने को मिलती है, हमारे जो बाइसेप्स पे देखने को मिलती है, हमारे सॉरी ट्राइसेप्स पे जो देखने को मिलती है उसको कहते हैं डेल्टॉइड मसल। वेंट्रोग्लूटियल का मतलब होता है कि जो हमारे बटक्स पे देखने को मिलती है या हिप वाले पोर्शन पे देखने को मिलती है उसको कहते हैं वेंट्रोग्लूटियल मसल। और जो हमारा रेक्टस फीमोरलिस होती है ये भी हमारे थाइज वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिल जाती है। क्या आपको यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई बच्चों? जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, लेक्चर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और सपोर्ट करिएगा हमें, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे आगे कुछ करने का, आगे कुछ नया चीज़ों को बनाने का। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।